बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो हमारा है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। स्टूडेंट, जिस तरह अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉजेज़ ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग भी दो कॉजेज़ पढ़े थे। तो इन दो टर्म्स को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग क्या होती है, इसके क्या कॉजेज़ हैं और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पे डी का वर्ड यूज़ होता है, डी मीन रिमूवल, रिमूव कर देना। फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट क्या होते हैं, वो वाले इलाका जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त पाए जाएं, उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ये डेफिनेशन है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। ठीक है, दरख्तों को काट देना फॉर द कन्वर्जन ऑफ आ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, यानी जो फॉरेस्ट वाली जगह है उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड में दरख्तों को काट देना, जंगलात को साफ़ करके उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर देना, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन द डिग्रेडिंग इन्वायरमेंट विद रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। जब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एरिया जो है फॉरेस्ट के साफ़ कर दिए जा रहे हैं, तबाह कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं फॉरेस्ट, तो उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है, और उसके साथ जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स और एनिमल दोनों तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड हम देखते हैं कि हमें दरख्तों को काटने की क्यों ज़रूरत पेश आती है। डिफॉरेस्टेशन अगर हम करते हैं तो उसके कॉजेज़ और फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं। सम टाइम देयर इज़ अ स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, बाज़ दफ़ा दरख्तों को जो है बहुत स्लो काटा जाता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है जंगलात साफ़ किए जाते हैं। एंड सम टाइम सडन एंड कैटेस्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट, और बाज़ दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा अचानक और तबाहकुन जो है जंगलात को साफ़ कर दिया जाता है, किसके लिए, फॉर अर्बन डेवलपमेंट, यानी वहाँ पे शहरों को आबाद किया जा सके। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जब लैंड की डिमांड बढ़ जाती है तो फॉरेस्ट को अचानक से पूरे जंगलात को साफ़ करके वहाँ पे शहर आबाद कर दिए जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिज़ल्ट ऑफ डिलेबरेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड। उसके अलावा जो है डिफॉरेस्टेशंस, दरख्तों को इरादी तौर पे क्यों काटा जाता है, क्यों साफ़ किए जाते हैं दरख्त, फॉरवुड, लकड़ी के लिए, एग्रीकल्चर, वहाँ पे फसलें उगाने के लिए, और अर्बन डेवलपमेंट, और या वहाँ पे शहर बनाने के लिए जो है दरख्तों को, जंगलात को साफ़ कर दिया जाता है। डिफॉरेस्टेशन के अब इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये फ़र्स्ट हो गई हमारी कॉजेज़। अब नेक्स्ट जो है हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे कि जब जंगलात काट दिए जाते हैं, जंगलात को ख़त्म कर दिया जाता है तो उसका इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है, जब दरख्त नहीं होंगे, दरख्त जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, मिट्टी में से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसपायरेशन होती है, और इस तरह हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो भी मॉइस्ट रहती है, नमी रहती है हवा में। जब दरख्त नहीं होंगे तो पानी और जो हमारी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है दोनों पे इफ़ेक्ट होगा, ड्राई हो जाती है एयर। When there are no trees to keep soil in place, जब दरख्त नहीं होंगे तो उसकी वजह से जो मिट्टी है वो भी अपनी जगह पे कायम नहीं रह सकती। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, ट्रीज़ के जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को क्या करती हैं, जकड़ के रखती हैं, अपने प्लेस पे रखती हैं। तो जब दरख्त नहीं होते तो उसकी वजह से सॉइल जो है वो भी अपनी जगह पे नहीं रहती। नंबर 3, देयर आर मोर चांसेस ऑफ सॉइल एरोजन, जिसकी वजह से जो है सॉइल एरोजन यानी ज़मीनी कटाव के चांसेस बढ़ जाते हैं। Heavy rainfall washes soil into rivers. नंबर 3 पॉइंट, हैवी रेनफॉल्स वॉशेस सॉइल इनटू रिवर्स। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और दरख्त ना होने की वजह से मिट्टी जो अपनी जगह पे कायम नहीं रह सकती, जड़ें उनको नहीं जकड़ती, और खुले मैदान होने की वजह से हैवी रेनफॉल जो ऊपर वाली मिट्टी है वो भी बह के पानी के साथ दरियाओं में चली जाती है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट ऑफ सॉइल। इसी तरह से जो ज़मीन की मिट्टी, ज़मीन की हमारी ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं, उसमें जो ज़रूरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो भी मिट्टी के साथ बह जाती हैं। रिवर बिकम चॉक्ड अप विद मड एंड सिल्ट। जब गदला पानी दरियाओं में जाता है, मिट्टी वाला पानी दरियाओं में जाता है तो वो भी क्या हो जाती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी और सिल्ट और मड वगैरह जो है जमा होना शुरू हो जाते हैं दरियाओं में, विच कैन कॉज फ्लड, जिसकी वजह से
फ्लड आती हैं। इसका मतलब ये है कि जब बहुत अरसे तक इसी तरह मिट्टी वाला पानी, गंदला पानी दरियाओं में जाता रहेगा तो वहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद क्या होता है कि मिट्टी की लेयर, सिल्ट, मड वगैरह दरियाओं में ज़्यादा हो जाएगा और पानी की जगह कम रह जाएगी। जब पानी की जगह कम रह जाएगी तो पानी जो है क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। ठीक है। द सिल्टेड वाटर गेट स्टोर्ड इन द डैम्स एट इट रिड्यूस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। यही बात कि जब गंदला पानी बार बार डैम्स में जाता है, चाहे वो डैम्स हो या कोई भी वाटर स्टोरेज जगह हो जहाँ पे वाटर स्टोर किया जाए, तो वहाँ पे जब सिल्ट और मिट्टी वगैरह ही नीचे अपनी लेयर्स बनाती रहेंगी तो पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और वहाँ पे जो है मिट्टी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पानी को ज़्यादा महफूज नहीं कर सकते। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। जब दरख्त नहीं होंगे तो जो वाटर साइकिल है, यानी रूट्स जो हैं सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से एयर में जाती हैं, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है और रेन होती है। जब ट्रांसपायरेशन ही नहीं होगी तो उसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होगी और लेस रेनफॉल होगी। ठीक है। दिस अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्सेज ऑफ रेन। ठीक है। जो पूरा वाटर साइकिल है ये भी डिस्टर्ब हो जाता है अगर दरख्त ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमने कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स देखे कि किस तरह से दरख्तों को काटने की वजह क्या है और इसके क्या असरात होते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑलमोस्ट 3 मिलियन पीपल रिले ऑन वुड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। अब दरख्तों को काटने हैं तो दरख्तों के काटने से जो पूरी दुनिया, वो कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तरक्की याफ्ता ममालिक में, तरक्की पजीर ममालिक में क्या करते हैं कि 3 मिलियन पीपल जो हैं उसमें से हीट एनर्जी के लिए और फूड बनाने के लिए लकड़ी पे इन्हसार करते हैं, यानी वुड को जलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जिस तरह से कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स देखे, इस तरह से फॉरेस्ट के जो हैं, फॉरेस्ट के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं, ये हमारा टॉपिक जो है पैराग्राफ, इसको हम कहेंगे बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट सपोर्ट्स कंसीडरेबल बायोडाइवर्सिटी। हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी में से जो फॉरेस्ट हैं वो एक अहम हिस्सा है हमारी बायोडाइवर्सिटी का, यानी प्लांट्स, और इसके अंदर दूसरी प्लांट्स की स्पीशीज़ भी और एनिमल्स भी। द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जंगलात की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, इंक्लूडिंग उसमें कौन कौन सी है, टिम्बर एंड फ्यूल वुड। हमें जंगलात से क्या क्या मिल रहा है, एक तो हमें टिम्बर मिल रही है। टिम्बर कौन सी लकड़ी होती है जिसको हम इमारती और फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं, वो टिम्बर वुड होगी, और फ्यूल वुड जिसको हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैव प्लेड अ की रोल इन होम एंड सोसाइटीज़। ठीक है। फॉरेस्ट से जो है हम टिम्बर एंड फ्यूल वुड दोनों ले रहे हैं, जो कि ह्यूमन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टुडे डेवलपिंग कंट्रीज़ कंटिन्यू टू यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज। ठीक है। घरों की इमारती जो लकड़ी है घरों को बनाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर, और लकड़ी का जो पल्प है उसको पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज़ इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। जो जंगलात के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या हैं, किसी भी चाहे वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं या तरक्की पजीर मुल्क हैं, दोनों ममालिक में इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनमें। यानी फॉरेस्ट से जितने भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं दोनों कंट्रीज़ में जो है इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। शॉर्ट टर्म इकॉनमिक गेंस मेड बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड टू द लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम। लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम यानी जो शॉर्ट टर्म इकॉनमिक गेंस जो फॉरेस्ट की प्रोडक्ट से हम लोग कैश ले रहे हैं, अपनी इकॉनमी चला रहे हैं, उससे जो हम लोग फ़ायदा ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अगर उन फॉरेस्ट को अचानक से ही एक बार कन्वर्ट कर दिया जाए एग्रीकल्चर लैंड में और फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए जाएँ तो इसका असर क्या होगा। जो शॉर्ट टर्म इनकम होगी वो तो हमें उससे गेन हो जाएगी, लेकिन इसके बदले में हमें लॉन्ग टर्म जो इनकम का लॉस है वो सहना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस तरह से हम लोगों ने फॉरेस्ट की बेनिफिट लॉसेस देखे, इस तरह फॉरेस्ट के बेनिफिट्स भी हैं। और कौन से बेनिफिट्स हैं? फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर। हम जानते हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो ट्रीज़ जो हैं उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में से ले लेते हैं फॉरेस्ट और हमारी एयर क्लीन हो जाती है। दस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से हमारा बायोस्फीयर भी स्टेबल रहता है।
फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, सियाहों के लिए और पूरे हुस्न के लिहाज से जो फॉरेस्ट हैं बहुत अहमियत रखते हैं। दीज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो हार्म ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ये जितने भी अहम पहलू हैं जंगलात के, ये सारे किस तरह से इनका नुकसान हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जंगलात को काट देने की वजह से। इन पाकिस्तान टू, पाकिस्तान में भी डिफॉरेस्टेशन इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। जंगलात का काट देना बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। In the province Khyber Pakhtunkhwa, the closed canopy forests are shrinking at approximately 1% per year. हर साल जो हमारे जंगलात हैं वो मज़ीद 1% जो है श्रिंक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स से हम लोगों ने देखे कि किस तरह से हम लोगों का डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़, इफ़ेक्ट एंड बेनिफिट्स फॉरेस्ट के और कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स जो हैं डिफॉरेस्टेशन के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओवर हंटिंग। हंटिंग यानी शिकार करना। ओवर हंटिंग बहुत ज़्यादा तादाद में, लिमिट से ज़्यादा। ओवर हंटिंग हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीशीज़ एंड द endangerment of many more such as wheel, ibex, urial, markhor, the national animal of Pakistan। markhor जो कि national animal of Pakistan है। commercial hunting both legal and illegal is the principal threat। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके ख़त्म होने का ख़तरा है और वो इंडेंजर्ड है, जिस तरह हमने इन स्पीशीज़ के नाम पढ़े। और उसके अलावा इनकी हंटिंग चाहे वो कानूनी है या गैर कानूनी है, ये हमारी स्पीशीज़ के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो ओवर हंटिंग से भी क्या करना चाहिए, हमें ओवर हंटिंग नहीं करनी चाहिए ताकि हम अपनी स्पीशीज़ को और अपने जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं इन सब को महफूज बना सकें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।